हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और मैं आज आपको सीडीएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सीडीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। बट उस चीज़ पर पहुँचने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, अपना इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगा। आई बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, आई बीन पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम करा है, बट इन ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचने का सफ़र कैसा था वो भी आपको बताता हूँ। मैंने नेवल पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग करने के बाद बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज में अपनी ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आई वांटेड टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। सो फर्स्ट ऑप्शन वाज आर्मी। आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टू जॉइन द इंडियन आर्मी। तो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के अंदर ही सीडीएस का एग्ज़ाम दिया। सीडीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसएसबी क्लियर करा और आईएमए ज्वाइन करा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन दी देहरादून। तो ये तो यहाँ से तो इंडियन आर्मी का सफ़र चालू हुआ। और उसके बाद ड्यू टू सम इश्यूज़ आई हैड टू कम आउट ऑफ द आर्मी। आई वांटेड टू डू जर्नलिज्म। तो इंडिया का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मास कम्युनिकेशन का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म करा। एंड कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आई जॉइंड एज अ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इन अ मैगजीन कॉल्ड फोर्स, जहाँ पर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे लिखा करता था। सो बेसिकली जो मैंने आर्मी में चीज़ें सीखी वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से जब चीज़ें कंटिन्यू होती गई एंड काफ़ी टाइम वहाँ पर काम करने के बाद विथ साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एमएचए एग्जामिनेशन, जैसे हम सब एस्पिरेंट्स एक वक्त में करते हैं। सो उसी टाइम पर मेरा एमएचए का इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड आई जॉइंड एट द ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर मोस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग विच आई हैड। आई वाज पोस्टेड टू डिफरेंट बॉर्डर्स एरियाज इन द कंट्री एंड ऑब्वियसली अटैच विद द मेन स्ट्रीम डिफेंस फोर्सेज के साथ अटैचमेंट हुई, जहाँ से काफ़ी अच्छी लर्निंग सीखने को मिली मेरे को। वहाँ पर काफ़ी टाइम काम करने के बाद then I came out of the bureau and I came back in journalism and I was writing security. Basically I was writing on cyber security and all, which is a booming field. अगर आज आपको IoT, big data, analytics, इन सारी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, इन्हीं चीज़ों पर मैंने वहाँ पर लिखा। एंड विद टाइम आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज और काफ़ी सारा वर्क एक्सपीरियंस भी इकट्ठा हो गया था। एंड देन आई थॉट दैट इट इज़ प्रीटी मच इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर नॉलेज आई हैव गेन, बिकॉज विद दिस आई हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस ऑल्सो, कि आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी एंड स्पेसिफिकली आई शुड मोटिवेट यूथ टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेज. सो आई केम into the education sector, and in the last couple of years, rather 4 to 5 years, I've been attached in the education sector with different online portals, different companies. और आज की डेट के अंदर मैं I motivate youth, I guide them how to crack the CDS, NDA, CAPF, paramilitary, NDA and civil services examination, कि आप अपनी ड्रीम्स को कैसे चेज़ कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी का लेवल होना चाहिए, किस तरीके से आपको डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको SSB की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका 5 दिन का एक तरीके से इंटरव्यू है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू और GTO टास्क और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें होती है, इनको आपको कैसे टैकल करना चाहिए. सो दिस इज़ बेसिकली आई एम करंटली डूइंग. आई एम गाइडिंग hundreds and umpteen of students throughout the country through various media measures, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एंड वेरियस ऑनलाइन पोर्टल, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, बीइंग अ जेंटलमैन कैडेट एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी टू द करंट मेंटोर. तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम अ जेंटलमैन कैडेट अ GC टू दी मेंटोर अब मैं बन चुका हूँ. तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा CDS एग्जामिनेशन के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए. तो अगर हम CDS की बात करें, जो CDS का एग्ज़ाम होता है, बेसिकली इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और या फिर इंडियन एयरफोर्स में अगर आप ऑफिसर की रैंक पे जाना चाहते हैं, तो आपको CDS का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है और ये एग्ज़ाम आपको ग्रेजुएशन के बाद देना होता है. ठीक है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. बाकी जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कितने साल से कितने साल का तक दे सकते हैं, बिलो 25 ईयर्स है. रेस्ट इफ़ यू वांट टू गेट मोर इनटू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स आपको UPSC की वेबसाइट पे मिल जाएगी. वो सारी डिटेल्स क्या है, कितनी एज ग्रुप होनी चाहिए, वो मिल जाएगी. यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करा जाएगा. दैट वुड बी माई फोकस, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो ऑलरेडी गूगल पे और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको उपलब्ध है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं CDS का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है. एक इसका एग्ज़ाम फरवरी में होता है और दूसरा नवंबर में होता है. हालांकि इस साल का जो CDS 2 है, CDS 1 हम फरवरी
और मार्च के एग्ज़ाम को बोलते हैं, फरवरी मार्च के महीने में होता है, ज़्यादातर फरवरी के महीने में, और CDS 2 आपका नवंबर के महीने में होता है, ठीक है। बट इस साल का जो CDS 2 है वो आपका 8 सितंबर को होगा, और जो CDS 1 है आपका वो आपका हो चुका है 3 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसके पैरामीटर्स पे चलता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। सो एग्जामिनेशन में बेसिकली 3 पेपर्स है, एक आपका इंग्लिश का पेपर है, और एक आपका GK का पेपर है, और एक आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। पेपर आपके 2-2 घंटे के होते हैं, 2-2 आवर्स के एग्जामिनेशंस हैं ये आपके। और सबसे पहले आपका सुबह इंग्लिश का पेपर होता है, उसके बाद आपका GK का पेपर होता है। सो 9 to 11 आपका इंग्लिश का पेपर होगा, 9 to 11, 12 to 2 आपका GK का पेपर होगा, और 3 to 5 आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे, फिर मैं मैथमेटिक्स के पेपर की बात करूंगा, और फिर मैं GK की पेपर की बात करूंगा, जो सबसे डिफिकल्ट होता जा रहा है, और UPSC ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है GK के पेपर को लेकर, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो इंग्लिश के पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश के पेपर के अंदर बैठेंगे तो जो आपका 9 to 11 होने वाला है, स्टैंडर्ड इज़ बेसिकली आप लगा लीजिए 9, 10th, 11th वाली अंग्रेज़ी आती है आपकी। 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एंटोनिम होंगे, सिनोनिम्स होंगे, बहुत सारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे, एंड दोज आर एक्चुअली बहुत ही मीडियम टू एवरेज लेवल मान लीजिए, दोज आर नॉट डिफिकल्ट लेवल। कई बार एंटोनिम्स सिनोनिम्स डिफिकल्ट आ जाते हैं, बट अगर आपने इंग्लिश अपनी स्कूल में पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक सो इंग्लिश इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। इंग्लिश इज़ अ ईजी पार्ट, ठीक है। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करा जा सकता है, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश में स्कोर भी काफ़ी अच्छा करिए। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको इंग्लिश और GK की सेक्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ से, वो भी बताऊंगा, खासकर जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात कर रहे हैं। OTA क्या है उस पर भी आएंगे थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड जो इंग्लिश की गाइड्स आती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर फॉलो करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश को अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के पेपर को कैसे टैकल करना है, आप लास्ट 5 से 6 साल के CDS के क्वेश्चन पेपर्स को UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में होता है। 2-2 घंटे में उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा भाई आपके कहाँ पर फॉल्टी एरियाज है, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, और उस जहाँ जिस भी एरिया में आप गलती कर रहे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड गाइड उठा लीजिए। रेन मार्टिन उठानी है तो उसको उठा लीजिए, ग्रामर को एरियाज को ठीक करिए। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं है, यू विल बी ईजिली एबल टू टैकल। चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे आपका पब्लिक स्कूल है, अगर आपने इंग्लिश एक डिसेंट लेवल 11-12 तक पढ़ी है तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू गाइस। तो ये था आपका इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में जो आपका पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो GK का पेपर और इंग्लिश का पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें ज़्यादातर फोकस आपका अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और अलजेब्रा वाले चैप्टर्स पे रहता है। स्टैंडर्ड इज एग्जैक्टली 9th and 10th आता है, अ लिटिल बिट ऑफ 11th यू कैन मे बी से दैट, बट ज़्यादातर स्टैंडर्ड आपका 9th और 10th का ही रहेगा, 95 to 99%। उसके लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल देख सकते हैं, और 9th और 10th की 8, 9, 10th की अपनी NCERTs को कर लीजिए, मैथ्स की साउंड कर लीजिए, बराबर बनाते रहिए उनके क्वेश्चंस को, बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैथ्स का भी सेम फॉर्मूला है, जैसे मैंने इंग्लिश का फॉर्मूला बनाया, मैथ्स का भी सेम फॉर्मूला है। लास्ट 5 साल के पेपर्स को उठाइए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए 2-2 घंटे में। 2 घंटे में आप सॉल्व करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगी आप किस पैरामीटर पे हैं, कि भाई आपके पैरामीटर कहने का मतलब है कि आप कितने सवाल बना पा रहे हैं, ठीक है। एक होता है सवाल बना पाना, एक होता है सवाल उसी वक्त में बना पाना, और एक होता है जो आपने सवाल बनाया उसी वक्त में वो करेक्ट है कि नहीं, आपने सही आंसर भी लाया कि नहीं, ठीक है। तो इन 3 पैरामीटर्स से आप गुजरेंगे। पहले आपको लगेगा कि भाई गलत बन रहे हैं, दूसरे पैरामीटर्स में बोलेंगे कि हाँ सही बना रहा हूँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर तीसरे पैरामीटर में आप बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल सही बना रहा हूँ और वक्त में बना रहा हूँ, ठीक है। इन 3 पैरामीटर्स का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड वंस यू डू दैट देन देर इज़ नो स्टॉपिंग बैक यू इन दी मैथमेटिक्स सेक्शन। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आपको आपके वीक एरियाज़ पता लगेंगे। वीक एरियाज़ पे काबू पाने के लिए आप क्या करेंगे, वीक एरियाज़ पे टू ओवरकम द वीक एरियाज़ यू विल गो टू योर 8, 9, 10th NCERTs। फिर आप स्टैंडर्ड बनाएंगे, RS अग्रवाल की जो CDS वगैरह की बुक्स आती है उनको फॉलो करेंगे, उनसे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ट्रिक्स भी पता लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करा इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सेक्शन। अब मैं GK के सेक्शन को डिस्कस करूँगा,
और जीके के सेक्शन को ख़त्म करने के बाद आई वुड बी गिविंग यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड द 3 डिफरेंट अकेडमीज, ठीक है, उस पर आएंगे उसके बाद। तो अब मैं आता हूँ आपके पास जीके का सेक्शन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट सेक्शन। क्यों है वो भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो जीके का सेक्शन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद आप 4 अकेडमीज़ में जा सकते हैं। यू कैन गो टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, यू कैन गो टू इंडियन नेवल अकेडमी, यू कैन गो टू एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद, और आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो चेन्नई में है। जो मैंने शुरू की 3 अकेडमीज़ बताई आपकी, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और जो एयरफोर्स अकेडमी है, इनमें जाने के लिए आपको परमानेंट कमीशन, आप यहाँ जाएंगे तो आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा। और इसके लिए आपको तीनों पेपर अटैम्प्ट करने हैं, जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। जो चौथी अकेडमी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जिसमें जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन आर्मी है वो जाते हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर अटैम्प्ट करना होता है, मैथमेटिक्स का पेपर उनको नहीं देना है। दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। तो इसीलिए जो जीके का सेक्शन है वो दोनों पार्ट्स में आएगा, यानी अगर आपको IMA में जाना है, INA में जाना है, या एयरफोर्स अकेडमी में जाना है, या फिर आपको OTA में जाना है, ठीक है। बट OTA के पेपर के अंदर मैथ्स काउंट नहीं होगा, उसके लिए आपको सिर्फ सुबह का इंग्लिश का पेपर और दोपहर का जीके का पेपर देना है। तो आई थिंक दिस डिफरेंस इज़ प्रीटी मच क्लियर टू यू कि जीके का पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली टॉप 3 अकेडमीज़ और OTA में काउंट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके के सेक्शन की। तो अगर मैं जीके के सेक्शन की बात करूं तो जीके का जो सेक्शन है वो 3 स्टेजेस से गुजरा है। उन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, फिर जीके के सेक्शन में कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं वगैरह आएंगे। तो जीके का सेक्शन CDS के पेपर में हम उसे जनरल नॉलेज बोलते हैं। इसी सेम पेपर को CAPF में जनरल अवेयरनेस बोल लीजिए या जनरल स्टडीज़ बोल लीजिए, और सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के अंदर इसे जनरल स्टडीज़ बोल दिया जाता है। कहानी सेम है, अलग अलग नामों का यूज़ करा गया है, ठीक है। तो पहली स्टेज हुआ करती थी, अगर आप 2010 से पहले चले जाएं, 2010 साल से पहले अगर आप चले जाएंगे तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन टॉप लेवल पे, जिसके अंदर उसके अंदर जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके नीचे CAPF, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज या CAPF फोर्सेज में, लाइक CRPF, BSF, CISF, SSB, ITBP, ठीक है। और उसके नीचे CDS का लेवल होता था। जीके के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जीके के लेवल की बात कर रहे हैं। तो आज की डेट पे जैसे सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के पेपर में, ठीक है। पैरामिलिट्री के पेपर में भी अगर आप देखेंगे, CAPF के पेपर के अंदर भी मुश्किल से 510 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, और बाकी आपके 90% ऑफ द क्वेश्चन जीके के एरिया से होंगे। और CDS का तो एक पूरा पेपर ही है 120 क्वेश्चन का जीके का। तो 2010 के पहले देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के जीके का क्वेश्चन टफेस्ट होता था, फिर CAPF का होता था, फिर आपके CDS का होता था। 2011-12 के बाद आ जाए तो इसमें थोड़ा चेंज हुआ, CAPF और CDS का ऑलमोस्ट सेम लेवल आने लगा, और जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ रहे थे 2011 ऑनवर्ड्स, उनका रेपिटेशन हमें देखने को मिला 2011-12 ऑनवर्ड्स इन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन इन CDS एंड इन दी CAPF एग्जामिनेशन। तो 2010 से पहले का लेवल था सिविल सर्विसेज, CAPF, CDS। 2010-11 के ऑनवर्ड्स का आप देखेंगे सिविल सर्विसेज, और उसके 2 ब्रैकेट्स बन गए नीचे, CAPF का पेपर बन गया और CDS का, और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम लेवल के आने लगे। फिर आप आगे की तरफ आइए, मूव टुवर्ड 2016-17, नाउ इट इज़ एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज, उसके बाद CAPF, CDS, एक तरीके का सर्कल बन गया है। एंड द गवर्नमेंट इज़ बेसिकली सेइंग, और UPSC इज़ बेसिकली सेइंग, अगर आपको CDS क्रैक करना है, आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, आपको पैरामिलिट्री क्रैक करनी है, हमारा GS का लेवल ये है, आपको इस लेवल पर आना होगा। अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा भी डाउट है, अब 3 फरवरी 2019 का CDS का पेपर देख लीजिए, और पिछले साल 2018 का UPSC CSC प्रीलिम्स देख लीजिए, और 2018 का आप CAPF का पेपर देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आज की डेट के अंदर CDS के अंदर जो GS का लेवल आने लगा है उसमें हार्डली कोई फ़र्क रह गया है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए। तो इसीलिए 2010 से पहले जिन किताबों को आप रेफ़र करते थे, या 2011-12 से जिन किताबों को आप रेफ़र करते थे, अब उनसे काम नहीं चलेगा। नाउ यू गाइज हैव टू डिग डीप इन द जीके एरिया। अब जीके के एरिया के अंदर अलग अलग एरियाज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक लेवल ऑफ बुक्स बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए आपको, अगर हिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री है आपकी, और मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट और मिडेवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की NCERTs को रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए यू कैन रेफर टू द स्पेक्ट्रम बुक एंड दी ओल्ड NCERTs इफ़ अवेलेबल टू यू। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी में आते हैं तो 11th एंड 12th क्लास की NCERTs को आप प्लीज़ रेफ़र करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी का सेक्शन हुआ, 11th एंड 12th की NCERTs को रेफर कर लीजिए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं 6 to 10th भी पढ़ना चाहिए, बट 6 to 9th और 10th का ही आपको कंसेप्चुअलाइजेशन या समरी 11th एंड 12th में मिलेगी विद मोर डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी हुआ,
इकोनॉमिक्स के लिए 11th एंड 12th एनसीईआरटीज एंड लॉट ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, एमपीसी पता होना चाहिए, बैंकिंग में क्या चल रहा है, फाइनेंस में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर तो इंडिस्पेंसिबल है, चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, दीज टू यू कैन चूज आउट ऑफ वन ऑफ देम। द हिंदू ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, बट काफ़ी लोगों को इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत पसंद है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से करंट अफेयर्स। एंड देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नोट्स विच यू कैन फॉलो जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपका मैंने इकोनॉमिक्स बताया, ज्योग्राफी बताया, हिस्ट्री बताया, करंट अफेयर्स पे हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में डिस्कस करा। न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है या करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है उसकी भी एक सेपरेट टेक्निक है कि आपको अलग अलग एरियाज़ को कोड करके पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पॉलिटी का सेक्शन भी डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स को वहाँ से अटैच करके बताता हूँ। तो पॉलिटी के सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी के सेक्शन के अंदर आपको यू हैव टू गो थ्रू वन बुक विच इज़ इंडिस्पेंसिबल इज़ लक्ष्मीकांत सर जी की किताब को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक चाहे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये तो इंडिस्पेंसिबल चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से पॉलिटी में अगर हम देखें तो क्या है, करंट अफेयर्स के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में एक साल के अंदर अलग अलग जगहों से न्यूज़ आती है। कुछ गवर्नर की आ रही है, जैसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट बहुत न्यूज़ में रहा, चाहे आप सेक्शन 497 की बात करें या सेक्शन 377 की बात करें, सबरीमला इशू की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन इन द न्यूज़। तो यूपीएससी क्या करेगा, तो ये सबरीमला इशू से उठा के प्रीलिम्स का या एमसीक्यू नहीं बनाने वाला सीडीएस के पेपर के अंदर, वो आपसे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को देगा, पॉलिटी में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा। तो यानी कि जो न्यूज़ में रहा उसका एक सब्सटैंटिव एंगल निकल कर आता है जहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सेम स्ट्रैटेजी सिविल सर्विसेज में बहुत टाइम से अप्लाइड है। ये स्ट्रैटेजी सीएपीएफ पैरामिलिट्री का जो एग्जाम है और सीडीएस में अब बहुत ज़्यादा अप्लाई होने लगी है, ठीक है। तो आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एक तो करंट की न्यूज़ है भाई, कौन सा कोई नई मिसाइल छोड़ी गई, अब मिसाइल जो छोड़ी गई उसका पुराना एंगल भी आपको पता चाहिए, चाहे डीआरडीओ का एंगल हो। सिमिलरली पॉलिटी के अंदर कौन सी पॉलिटी की न्यूज़ चल रही है, कौन सी पार्टी की न्यूज़ चल रही है, पार्टी से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं या फिर कितनी जगहों पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने लगातार एग्जाम्स में बहुत बार देखे हैं। काफ़ी सारे सेक्शंस को डिस्कस कर लिया, बेसिकली आपके हिस्ट्री को डिस्कस करा, ज्योग्राफी को डिस्कस करा, इकोनॉमिक्स को डिस्कस करा, ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन को डिस्कस करा। बुक आपको जो रेफर करनी है लक्ष्मीकांत करनी है, आप खोलेंगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स देखने हैं। किताब अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल में है और उसके लास्ट में कुछ करीबन 500-1000 क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करेंगे, यू नो द पॉलिटी इटसेल्फ विल गेट प्रीटी मच क्लियर टू यू। बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, फैक्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये पॉलिटी थी। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर को फॉलो करना है और अगर आप किसी कोचिंग सेंटर या किसी भी नोट्स को फॉलो करना चाहते हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत है रिसोर्सेज की, बट एक या दो रिसोर्सेज पे ही स्टिक करना, मल्टीपल मत बनाना, नहीं तो पिरामिड आपका चौड़ा हो जाएगा। और एग्जाम में पिरामिड ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा पिरामिड होता है स्टार्टिंग में आप चौड़ाई पे जाते हैं, पर जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा आपके पास वक्त कम होगा और आपको चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा करना होगा। तो नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है आपको, ठीक है। जैसे यूपीएससी आईएएस में कहते हैं ना कि नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ये सेम चीज़ अप्लाइड है सीडीएस सीएपीएफ में भी, ठीक है। नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है आपको, जो आपके पास नोट्स है उसका कंटिन्यूस रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन इज द की टू क्रैक एनी एग्जाम, इट बी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ और एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी डिस्कस करा हमने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइंस के सेक्शन की। साइंस का सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पेपर में, क्योंकि हर बार आपको 25 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो 6 to 10 की आप एनसीईआरटीज़ कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और मैं एनसीईआरटीज़ पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक लेवल की बुक्स है, उनको सबसे आसान है ख़त्म करना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी स्टैंडर्ड किताब को खरीद लेते हैं, जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब को खरीद दिया, फिर बोलते हैं भाई इसके थ्रू आप पढ़ लीजिए, पाथफाइंडर के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट फाइंड पाथफाइंडर टू बी द राइट बुक राइट नाउ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जीएस का तो सेक्शन बहुत ही ख़राब है उस किताब के अंदर, सो दैट इज़ व्हाट वन थिंग विच आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइस। आप स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज़ पे रेफर करिए जो सरकारी किताबें हैं। लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली इज़ अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई आपकी साइंस के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटीज़ देखिए, उससे काफ़ी कुछ हो जाएगा। साइंस के साथ एक और 2 सेक्शंस और आते हैं सीडीएस के पेपर में, जिसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी।
तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपसे यही सब पूछा जाएगा भाई, कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे इसरो ने कोई नई सैटेलाइट लॉन्च करी उसमें क्या फीचर्स हैं, या फिर आपके ब्रह्मोस से क्वेश्चन आ सकते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, वहाँ से फॉलो करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को आप बेसिकली दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन अलग अलग पार्ट्स को आप अपने एग्जाम के लिए कंप्लीट करिए। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपके। हमने मैथमेटिक्स इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करा, मैथ्स के पेपर को डिस्कस करा, जीके के पेपर को डिस्कस करा, जीके के पेपर के अंदर कितनी स्टेजेस आई हैं, स्टेज 1 क्या थी, स्टेज 2 क्या थी यूपीएससी की, स्टेज 3 जो अब इवॉल्विंग करंट स्टेज है जिसके अंदर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन पड़ गया और आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जीके का पेपर अगर आपको देना है, जीके का पेपर बेसिकली ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपको देना है और बाकी 3 अकेडमीज़ के लिए भी देना है। मैथमेटिक्स का पेपर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए नहीं देना है, ठीक है। तो इसके साथ आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द इंटायर डिटेल्स ऑफ द हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड वंस यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फिर आपका एसएसबी आता है, आपका बेसिकली वेयर यू विल बी टेस्टेड ऑन जीटीओ एंड वहाँ पर आपको जीटीओ का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा जो बोर्ड प्रेसिडेंट आपका लेंगे, और आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होगा जो करीबन 5 दिन चलता है। अगर आपने स्क्रीनिंग पहली स्टेज आपकी स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग आप क्लियर कर लेते हैं तो 3-4 दिन आपका और बाकी सारी टेस्टिंग चलती है, ठीक है। तो दिस इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल टेस्ट जो आपको थॉरली टेस्ट करता है। सो वंस यू क्लियर दैट एंड देन क्लियर योर मेडिकल्स देन आपके एंड आई होप दैट यू डू कम इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट की इतनी प्रॉब्लम CDS में नहीं है। एंड देन वंस द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट यू कैन जॉइन दी रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ जो भी आपने दी हुई हैं, चाहे वो IMA है, OTA है, AFA है या फिर इंडियन नेवल अकेडमी है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि फ्यूचर के अंदर आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मैंने एक बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने की कोशिश करी है कि जिसको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू आउट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके और भी बहुत सारे सवाल हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sanjay2@gmail.com sanjay2@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक, ओके। एंड इस पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, सिविल सर्विसेज के, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।